लास्ट लेक्चर में हमने रेटिंग्स ऑफ मशीन का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने सिर्फ 4 ड्यूटी साइकिल देखी थी। और आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आगे की 4 हम लोग ड्यूटी साइकिल्स करने वाले हैं। इसके अलावा रेटिंग्स ऑफ मशीन के बाद हम लोग सिलेक्शन ऑफ मोटर पावर रेटिंग और कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है वो भी कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जेडी स्टडी पे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला है हमारी आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा ड्यूटी साइकिल S5, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। ठीक है, तो हम लोग इसे S5 पे डिनोट करते हैं। S5 से इसको हम लोग ड्यूटी टाइप S5 कहते हैं। इस टाइप की जो ड्यूटी होती है वो ऐसी ड्यूटी की सीक्वेंस कंसिस्ट करती है जो स्टार्टिंग पीरियड, ऑपरेशन पीरियड और एट कांस्टेंट लोड प्लस पीरियड ऑफ ब्रेकिंग एंड रेस्ट पीरियड, ये चारों पीरियड इस एक ड्यूटी साइकिल में, एक ड्यूटी पीरियड में कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट पीरियड ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग में कौन कौन से पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आपका पार्ट रहेगा स्टार्टिंग पीरियड, देन दूसरा रहेगा आपका दूसरा पीरियड रहेगा आपका ऑपरेशनल पीरियड, एट कांस्टेंट लोड। देन तीसरा आपका पार्ट रहेगा पीरियड ऑफ ब्रेकिंग, और चौथा पार्ट हमारा रहेगा रेस्ट पीरियड, जिसमें मशीन कंप्लीटली रेस्ट। okay? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग पीरियड और रेस्ट पीरियड इतने शॉर्ट होते हैं कि इस शॉर्ट पीरियड में मशीन आपका थर्मल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर जाती है। okay? और इसकी जो ड्यूटी साइकिल है मैं आपको यहाँ पे पूरा फिगर में बता दूंगा। इसके अलावा हम लोग इसके ड्यूटी फैक्टर की बात करते हैं। तो S5 का ड्यूटी फैक्टर आपका कितना होगा? ड्यूटी फैक्टर आपका होगा एप्सिलॉन डी प्लस कैपिटल एन प्लस कैपिटल एस डिवाइड बाय डी प्लस एन प्लस एफ प्लस आर। ओके, जहाँ पे आपका, देखो मैं आपको यहाँ पे फिगर में बता देता हूँ। जहाँ पे आपका कैपिटल डी क्या है, ये फिगर नंबर 5 है, वो आपके S5 है। तो यहाँ पे कैपिटल डी क्या है? स्टैंडर्ड टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है मशीन का। एन क्या है? उसका ऑपरेटिंग पीरियड है। एफ क्या है? उसका ब्रेकिंग पीरियड है। और आर क्या है? उसका रेस्ट पीरियड या फिर डी है रेस्ट पीरियड। तो देखिए, जब मशीन आपकी स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग मशीन में आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है, तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है कितने से पीरियड में। देन आपका जो ऑपरेटिंग पीरियड वाला टाइम है, यानी एन वाला पार्ट, इस दौरान आपकी जो मशीन है वो थोड़ा कूलिंग पार्ट में जाएगी। देन ब्रेकिंग पीरियड, ब्रेकिंग में क्या होगा? आप इसमें मैकेनिकल ब्रेक लगाएंगे या फिर कुछ नेचुरल ब्रेकिंग लगेगी। तो मैकेनिकल ब्रेक लगाते हैं अगर, तो हमारा जो टेम्परेचर है राइज है वो वापस से राइज होगा। देन ये जो आर वाला पीरियड है, ठीक है, ये जो आपका एफ वाला पीरियड हो गया, ये जो आपका आर वाला पीरियड है, आर यानी टोटल रेस्ट वाला पीरियड, यानी ये वाला पीरियड। ठीक है, तो ये रेस्ट वाले पीरियड में जो मशीन का टेम्परेचर है वो डाउन होगा। तो ये जो टोटल साइकिल बनी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो टोटल साइकिल है, ये अगर इंटरमीडिएट पीरियड ड्यूटी साइकिल विद द ब्रेकिंग और स्टार्टिंग पीरियड, ठीक है, तो ये हमारी S5 की ड्यूटी साइकिल है। इसका ड्यूटी कांस्टेंट या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एप्सिलॉन, हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एप्सिलॉन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज का डी प्लस एन प्लस एफ
डिवाइड बाय डी प्लस एन प्लस एफ प्लस कैपिटल आर। ओके, ये हो गए हमारे ड्यूटी साइकिल S5 के बाद। अब इसके बाद है हमारा छठी ड्यूटी S6। S6 क्या कहती है? एक्सिस का नाम क्या है? पहले तो कंटिन्यूअस ड्यूटी विथ इंटरमीडिएट पीरियोडिक पीरियोडिक ड्यूटी। ठीक है, जिसे हम लोग S6 से डिनोट करते हैं। तो ये टाइप की जो ड्यूटी होती है, ये एक आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल कंसिस्ट करती है, और इस आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल आपकी पीरियड ऑफ ऑपरेशन एट कांस्टेंट लोड और पीरियड ऑफ ऑपरेशन एट नो लोड, ये दो चीज कंसिस्ट करती है। ठीक है, तो कंटिन्यूस S6 होती है, वो आपकी दो आइडेंटिकल ड्यूटी कंसिस्ट करती है। ठीक है, यानी सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल ड्यूटी कह सकते हैं इसे, आइडेंटिकल 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 ड्यूटी साइकिल कंसिस्ट करती है। और आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल दो टाइप की साइकिल कंसिस्ट करती है। एक है आपका, एक कौन सी है? ऑपरेशन पीरियड, ऑपरेशनल पीरियड एट कांस्टेंट लोड। देन दूसरा है नो लोड, ऑपरेशन एट नो लोड। ठीक है, और जो मशीन है उसको हम लोग नॉर्मल नो लोड वोल्टेज के एक्साइटेशन से एक्साइट करते हैं, और ड्यूरिंग दी एक्साइटेशन कब होती है? ड्यूरिंग दी लोड पीरियड। ठीक है, और ऑपरेशन और नो लोड जो पीरियड होते हैं, ये दोनों काफी शॉर्ट होते हैं, टू शॉर्ट टू अटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग दी वन साइकिल। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको मैं बताता हूँ, फिगर में बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो फिगर नंबर 6 है, ये आपकी क्या है? S6 की ड्यूटी साइकिल, मतलब इस तरीके से उसका फिगर बनता है। तो देखिए, ये जो हमारा कैपिटल एन है यहाँ पे, कैपिटल एन क्या डिनोट करता है? कैपिटल एन डिनोट करता है ऑपरेशन अंडर रेटेड कंडीशन। ओके, देन ये जो ये वाई है, एक्चुअली में ये बी है, ये बी है, ये वाई नहीं है, बी है। ठीक है, तो ये जो बी है, ये आपका क्या है? ऑपरेशन एट नो लोड। ठीक है, ये आपका नो लोड पे ऑपरेशन हो रहा है, और ये आपका रेटेड कंडीशन पे आपका ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, जब आपका एन आता है, यानी कि जब आपका ऑपरेशन रेटेड कंडीशन है, तो आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अगर, यहाँ पे देखिए मैं अच्छी तरह आपको बताता हूँ, ये आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देन जैसे ही आपका मशीन नो लोड पे आती है, वैसे ही मशीन आपकी कूल होना स्टार्ट होती है, और कूलिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो एक साइकिल कंप्लीट हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, यही आपकी S6 की ड्यूटी साइकिल है। ठीक है? और S6 की आपकी जो स्पेसिफाइड ड्यूटी साइकिल होती है, वो 10 मिनट की होती है, और जो रिकमेंडेड इसमें ड्यूटी फैक्टर्स हैं, वो आपके होते हैं 15, 25, 40 और 60%। ठीक है, S6 की S6 ड्यूटी ड्यूटी साइकिल इज 10 मिनट्स, 10 मिनट की ही होती है। और रिकमेंडेड ड्यूटी फैक्टर वो कितने होते हैं? आर 15, 25, 40 एंड 50%। तो ये दो साइकिल हमने यहाँ पे पूरी कर ली, एक आपकी S5 और एक आपकी S6। देन S5 और S6 के बाद है हमारी S7। S7 का नाम क्या है हमारा? कंटिन्यूअस ड्यूटी विथ स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग, स्टार्टिंग एंड
ब्रेकिंग, ये आपका S7 का नाम है। ओके, तो ये टाइप की जो ड्यूटी होती है S7 टाइप की, ये आपके एक आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल की ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हमारे स्टार्टिंग पीरियड, ऑपरेशन पीरियड कांस्टेंट और पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, ये तीन चीज इसमें कंसिस्ट होती है। ठीक है, S7 में क्या क्या होता है, देखिए S7 आपकी एक ऐसी ड्यूटी है, ड्यूटी कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल सीक्वेंस ऑफ कंसिस्ट सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल, जिसमें तीन चीज होती है। सबसे पहली चीज है हमारी स्टार्टिंग पीरियड होता है इसके अंदर। देन दूसरा है हमारा ऑपरेशनल पीरियड, एट नो लोड, सॉरी एट कांस्टेंट लोड। देन तीसरा है हमारा पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। ओके, यहाँ पे इस सीक्वेंस में S7 में कोई भी हमारा डी एनर्जाइज या फिर रेस्ट पीरियड नहीं होता है। और फिगर में मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फिगर देखिए, देखिए फिगर में देखिए, इधर आपकी तीन चीजें, एक है आपका डी, डी ये छोटा सा हिस्सा, ये वाला, ये जो लाल कलर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये छोटा सा हिस्सा, ये आपका स्टार्टिंग पीरियड है। उसके बाद है आपका एन, एन क्या है, ऑपरेशन अंडर द नॉर्मल कंडीशन। और एफ, एफ क्या है, पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, ये भी आपका छोटा सा हिस्सा है जो मैं लाल कलर में आपको बता रहा हूँ। ये आपका एफ है। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लाल कलर में रखा है, इसका मैं कलर आपको, एफ का जो कलर है वो आपका ग्रीन कलर है। तो ये तो ये तो हो गई उसके ड्यूटी साइकिल और उसके पीरियड्स की बात। यहाँ पे उसका टेम्परेचर राइज देखे, तो जब आपका स्टार्टिंग पीरियड होता है तब आपका टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है, मशीन में राइज हो रहा है। और नॉर्मल कंडीशन में मशीन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूलिंग की तरफ जा रहा है। और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में वापस जो टेम्परेचर राइज है वो मशीन में देखने को मिलता है। ओके, यानी S7 में हमारा ब्रेकिंग और स्टार्टिंग के दौरान भी हमें टेम्परेचर राइज देखने को मिलता है, लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन में जब मशीन वर्क कर रही होती है तो मशीन का कूलिंग पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। नाउ हमारा आज का आखिरी पार्ट जो है हमारा S8, कंटिन्यूस ड्यूटी विद कंटिन्यूस ड्यूटी विद पीरियोडिक स्पीड चेंज। ठीक है, जिसे हम लोग S8 कहते हैं। तो ये जो टाइप की ड्यूटी होती है ये ऐसी आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल के सीक्वेंस है जो पीरियड ऑफ ऑपरेशन एट कांस्टेंट लोड, उसके साथ साथ स्पीड ऑफ रोटेशन, और immediately followed by the period of operation at another load। एक लोड तो आया, उसके साथ साथ उसकी स्पीड है, ये लोड के साथ अगर आप लोड चेंज हो रहा है, उसका लोड इसमें कांस्टेंट नहीं है, लोड चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ उसकी स्पीड, तो वो चीज कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो इसकी जो ड्यूटी साइकिल है क्या क्या कंसिस्ट करती है, पीरियड ऑफ ऑपरेशन एट कांस्टेंट लोड,
corresponding corresponding to what? Determine speed, determine speed बराबर ऑफ रोटेशन। और दूसरी बात क्या है, followed by immediately by a period of operation at another node और corresponding to different speed, corresponding to a different speed। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट हो रहा है और ऑपरेटिंग पीरियड, उसी ऑपरेटिंग पीरियड के दौरान ऑप्टिमल थर्मल इक्विलिब्रियम आपका क्या हो रहा है, अटेन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इस ड्यूटी साइकिल में कोई भी रेस्ट या फिर कोई भी डी एनर्जाइज पीरियड नहीं है। और अगर इसके ड्यूटी फैक्टर की बात करें तो ड्यूटी फैक्टर आपके इसके वेरिएंस अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोड के लिए अलग अलग स्पीड ऑफ रोटेशन। तो अलग अलग, जैसे मैं पहला ऐसे लिख सकता हूँ, डी प्लस एन वन डिवाइडेड बाय डी प्लस एन वन प्लस एफ वन प्लस एन टू प्लस एफ टू प्लस एन थ्री, ऐसा लिख सकता हूँ। इसके अलावा एक और ड्यूटी फैक्टर हो सकता है, वो होता है हमारा एफ वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाय, ये इक्वल टू नहीं है, दूसरा है डी प्लस एन वन प्लस एफ वन प्लस एन वन प्लस एफ टू प्लस एन थ्री। ये कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए आपको फिगर पता चलेगी। देखिए ये जो आपका, सबसे पहले तो ये जो डी वाला पीरियड है, स्मॉल, ये जो मैं आपको लाल कलर में बता रहा हूँ, ये जो डी वाला पीरियड है, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन पीरियड है। यहाँ पे आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड के साथ साथ आपका एन वन और एन टू, ये देखिए एन वन और एन टू जो है आपका, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये क्या है आपका ऑपरेशन अंडर द रेटेड कंडीशन वाला पोर्शन है। देन इसके अलावा ये जो F1 और F2 है, ये देखिए ग्रीन कलर में बता रहा हूँ आपको, ये F1 और ये जो F2, ये वाला जो पीरियड है, ये वाला पीरियड आपका ब्रेकिंग का पीरियड है। मतलब इस दौरान मशीन में ब्रेक लग रही है। ओके, तो ब्रेकिंग वाले पीरियड के दौरान भी आपका क्या है, टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। ये देखिए ब्रेकिंग वाले पीरियड में आपका टेम्परेचर यहाँ पे राइज हो रहा है, ये देखिए। और अंडर नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। और स्पीड क्या क्या है, स्पीड तो आपकी डिक्रीज हो ही गई है, क्योंकि आपकी ब्रेकिंग लग रही है, इसलिए स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट लोड कंडीशन पे डिफरेंट डिफरेंट उसका टेम्परेचर राइज और डिफरेंट हमें स्पीड देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो ड्यूटी फैक्टर है वो हमारे चेंज होते रहते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमने 8 ड्यूटी साइकिल कंप्लीट कर ली है। और अगर ये सारी ड्यूटी साइकिल आपको पढ़नी है तो ये वीडियो और इससे पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने 4 ड्यूटी साइकिल कंप्लीट कर दी थी, आज के लेक्चर में हमने आगे की 4 ड्यूटी साइकिल कंप्लीट कर दी है। और वीडियो में और बने रहिए, क्योंकि आगे बहुत ही जानकारी, बहुत ही काम की है। और इसी के साथ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि कोई नया वीडियो आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, ये तो हो गई उसकी ड्यूटी साइकिल्स की बात। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ मोटर पावर रेटिंग की। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मोटर पावर रेटिंग की, सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ मोटर पावर रेटिंग की। तो सबसे पहले अगर आप किसी ग्राफ के तौर पे बात करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी इकोनॉमी देखते हैं।
मतलब आपके पास पैसा कितना है खरीदने के लिए, वो चीज़ देखते हैं, आपके बजट के अंदर मशीन है नहीं है, ये चीज़ आप सबसे पहले देखते हैं, ठीक है? सिलेक्शन ऑफ पावर रेटिंग मोटर्स में सबसे मेन फैक्टर है सिलेक्शन, वो सबसे पहले होता है उसकी इकोनॉमिक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका काम आता है ऑपरेशन, मतलब कितना ऑपरेशन कितने टाइम तक वो ऑपरेशनल कर सकती है, ठीक है? तो ये दो चीज मेन कंसिडरेशन है किसी भी मोटर पावर रेटिंग की सिलेक्शन में। प्रॉपर सिलेक्शन मोटर का करना उसके कैपिटल और उसकी रनिंग कॉस्ट के बिहाफ पे ये एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तो मोटर अगर आपकी इनसफिशिएंट कैपेसिटी की होती है, यानी कि ऑपरेट नहीं कर सकती, तो उसकी आउटपुट और उसकी एफिशिएंसी भी आपको कम मिलती है। इसीलिए मोटर जब आपकी ओवरलोडेड कंडीशन में होती है, तो उसकी जो लाइफ होती है, जब कंटिन्यूअस ओवरलोड में चलती नहीं आती मशीन, तो उसकी जो लाइफ स्पान होती है वो कम हो जाती है, और आपको जो उसका आउटकम मिलना चाहिए, यानी एफिशिएंसी जो उसकी मिलनी चाहिए वो आपको मिलती नहीं है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो टू मेजर रीजन, रीजन बोलो या फिर सिलेक्शन पावर बोलो, ठीक है? टू मेजर, ऐसा लिख सकते हैं, टू मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मोटर पावर रेटिंग। सबसे पहला फैक्टर है इसका इकोनॉमिक, ऐसा। देन दूसरा है इसका ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल, ठीक है? ये इंडस्ट्री में आप लोग ध्यान रखते हैं, ये दो चीज का मेनली ध्यान रखते हैं। अगर आपकी, आपको क्या है, इकोनॉमी अगर आपको अच्छी, मतलब एफिशिएंट और बहुत ही अच्छी पावरफुल मोटर चाहिए, आपको इकोनॉमी में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे थे मशीन की अगर ओवरलोडेड कंडीशन में काम करती है तो उसकी लाइफ स्पैन भी शॉर्टर हो जाती है, और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि आपको एफिशिएंसी कम मिले, और इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि मशीन आपकी बर्न आउट हो सकती है, ठीक है? ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। दूसरे, अगर एक ये तो हो गया एक पहलू की बात, दूसरे पहलू की अगर हम लोग बात करें, अगर आपकी मोटर हायर पावर रेटिंग की यूज कर रहे हैं, तो मोटर आप क्या कर रहे हैं, हायर पावर की यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जो उसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो भी उसकी रिड्यूस हो जाती है, मतलब पैसा पर ज्यादा देना पड़ता है आपको, और इसके अलावा इसके जो ड्राइव्स होते हैं, मोटर ड्राइव होता है, ये सब चीजें क्या एक्सपेंसिव हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, लार्ज एनर्जी लॉसेस होते हैं, ठीक है? तो ये जो कंडीशन है ये आपकी ओवर वाटरिंग की कंडीशन, तो ये जो ओवर वाटरिंग है, यानी रेटिंग आपको जरूरत है 1 HP की मोटर, लेकिन आप यूज कर रहे हैं 2 HP की मोटर, तो ये जो लॉसेस, इसको हम लोग लॉसेस बढ़ जाते हैं इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर, जो ओवर वाटरिंग की कंडीशन है, ये आपको हायर कैपिटल कॉस्ट और इंक्रीज लॉसेस इसकी तरफ आपको धकेल देती है, ठीक है? इसीलिए पावर रेटिंग को प्रॉपरली सिलेक्ट करना एक ही हमारा बहुत ही मेन मकसद हो जाता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि अंदर कोई भी स्टेडी कंडीशन में या फिर कोई भी लोडिंग कंडीशन में जो उसकी प्रॉपर लोडिंग कंडीशन हो, उसपे ही आपको क्या है, मशीन को, मशीन की पावर रेटिंग को सिलेक्ट करना चाहिए, ओके? तो ये जो प्रॉपर सिलेक्शन है पावर रेटिंग का, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पावर रेटिंग ऑफ पावर रेटिंग is obtained by made of load diagram, लोड डायग्राम, इसको हम लोग लोड डायग्राम बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं टाइम सीक्वेंस ग्राफ, ठीक है? ये हमें बनाना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है
क्यों? क्योंकि ये जो डायग्राम होता है ये क्या शो करता है, विच शो वेरिएशन ऑफ मोटर टॉर्क, पावर एंड लोड करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, मोटर अगर आप लोड डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो वो आपकी फुल्ली लोडेड और उसमें कोई भी मैक्सिमम टेम्परेचर राइज की जो लिमिट है उससे ज़्यादा टेम्परेचर राइज होने की संभावना नहीं है। ठीक है, एडिशन में मोटर जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क करेगी ड्यूरिंग दी ओवरलोड कंडीशन और उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो भी सफिशिएंट होगा टू एक्सेलरेट द ड्राइवन लोड अप टू द डिजायर्ड स्पीड विदिन द रिक्वायर्ड। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ मोटर पावर रेटिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में क्या होता है कि मोटर आपकी उसके हीटिंग और उसके टेम्परेचर राइज के बेसिस पे उसे हम लोग पसंद करते हैं, और तीसरा फैक्टर है उसका इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो हीटिंग थी या फिर टेम्परेचर राइज था ये आपका एक टाइम फैक्टर हो जाता है इसकी मोटर की लाइफ सिलेक्ट करने के लिए, मोटर की लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए। तो मोटर की कैपेसिटी आपको चेक करनी चाहिए फॉर दी ओवरलोड कंडीशन। ओवरलोड कंडीशन में आपकी मोटर कितना विथस्टैंड कर सकती है ये चीज आपको पहले ही चेक करनी चाहिए। ओके, इसीलिए प्रॉपर सिलेक्शन करना मोटर पावर रेटिंग का ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। ओके, नाउ ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ मोटर पावर रेटिंग। इसके अलावा मैं एक स्लाइड बढ़ा देता हूँ। इसके अलावा हमारा आज का लास्ट टॉपिक था जो था हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। तो कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है जो हमारे सरकार के द्वारा या फिर रेगुलेटरी के द्वारा हमें डिसाइड करे हुए हैं, प्री डिसाइडेड है, जिसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वाटर की रेटिंग डिसाइड करते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन इंक्लूड करती है। जैसे जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट इसमें हो सकता है स्टैंडर्ड रेटिंग। पहले से डिसाइडेड होती है कि इस रेटिंग की मशीन को कौन सा स्टैंडर्ड देना है। देन दूसरा पॉइंट हो सकता है उसका एनक्लोजर का टाइप। एनक्लोजर के टाइप के अकॉर्डिंग उसके मशीन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देन इसके अलावा हो सकता है स्टैंडर्ड डिमेंशंस ऑफ कंडक्टर। टू बी यूज्ड, जो हमारे मशीन के अंदर यूज करे होते हैं वो कंडक्टर के डिमेंशन पे भी हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन थोड़ा इशू किया जाता है उसके बेसिस पे। एंड मेथड ऑफ मार्किंग रेटिंग एंड नेम प्लेट डिटेल्स, ये भी एक पॉइंट है जो इंक्लूड किया जाता है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। मेथड ऑफ मार्किंग रेटिंग एंड नेम प्लेट डिटेल। ओके, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन टू बी मेट, ये भी एक पॉइंट है। इसके अलावा
cooling method to be adopted. Then auxiliary equipment to be provided. इसके अलावा इसकी परमिसिबल लॉस एंड रेंज ऑफ एफिशिएंसी। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये सारे पॉइंट आपके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के लिए इश्यू किए जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है? हमारे इंडिया के अंदर आईएसओ यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं वेरियस प्रोडक्ट के, ये डिसाइड करती है। ठीक है? यानी जो आईएसआई मार्क लिखा होता है ना, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड आईएसआई मार्क होता है, वो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमको मिलता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है नंबर अलॉन्ग विद द ईयर्स जो हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन को दिए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए नाम इसके लिख देता हूँ नंबर्स। जैसे आपका इंडियन स्टैंडर्ड नंबर 325 जो हमारा आया था 1966 में, ये क्या कहना चाहता है? ये आपके स्पेसिफिकेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इसके बारे में जब बताता है। दूसरा है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 1231, ये आया था हमारा 1974 में। तो ये क्या है? ये है हमारा स्पेसिफिकेशन फॉर फुट माउंटेड इंडक्शन मोटर। ओके, ऐसे ही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 4029 है जो हमारा आया 1967 में। ये क्या है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो टेस्टिंग है वो किस तरीके से की जाती है उसका गाइडेंस देता है। ठीक है, हम लोग इसके लिख सकते हैं गाइडेंस फॉर टेस्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यही लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड 996 किया है हमारा 1979 में। ये क्या है? सिंगल फेज एसी और यूनिवर्सल मोटर, उसके स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। देन इंडियन स्टैंडर्ड 1885 ये हमारा है 1993 में। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट के स्पेसिफिकेशन बताता है। ओके, देन इंडियन स्टैंडर्ड 9499 ये आया हमारा 1980 में। ये क्या बताता है? कन्वेक्शन कन्वेंशन कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन कंसर्निंग और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडियन स्टैंडर्ड है हमारे पास जो हमारे आईएसओ के द्वारा प्री डिसाइडेड। इसकी लिस्ट जो होगी ये मैं आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक में आपको ये जो सारे स्पेसिफिकेशंस हैं और उसकी ईयर्स, ये सब चीज आपको उसमें मिल जाएगी। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यही तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डिजाइन ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए
जय